दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम एक्वामैन है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है और ये मूवी 14 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। आज तक आपने सभी हीरोज को धरती या आसमान में लड़ते हुए देखा होगा और आज तक सारे राजा धरती और आसमान के ही होते थे, लेकिन इस मूवी में हम समुद्र की नई दुनिया के बारे में जानेंगे, साथ ही समुद्र के राजाओं के बारे में भी जो धरती पर हमला करने वाले होते हैं। अब देखना होगा कि धरती को पानी की दुनिया से कौन बचाता है और कैसे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉनिटर मी चैनल में। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम करी होता है और जो लाइट हाउस का केयर टेकर था। एक दिन रात के समय लाइट हाउस के बाहर एक बहुत जोरदार समुद्री तूफान आता है। उस तूफान में उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत घायल होती है, इसलिए वो उसे उठाकर लाइट हाउस में ले जाता है और उसकी चोट पर पट्टी कर देता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो बताती है उसका नाम एटलाना है और वो एटलांटिस की क्वीन है जो समुद्र के अंदर की दुनिया है। वो बताती है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही थी, इसलिए वो भागकर यहाँ आ गई। फिर वो यहीं रहने लगती है। टॉम उसकी केयर करता है और उसे पसंद करने लगता है, वो भी उसे पसंद करने लगती है, इसलिए ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। फिर उनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी उन पर हमला हो जाता है। ये हमला किंग ऑरवैक्स जो अटलाना का होने वाला पति था उसने करवाया था, लेकिन अटलाना इस हमले में बच जाती है और अकेले ही किंग ऑरवैक्स के आदमियों को मार गिराती है। फिर अटलाना टॉम और आर्थर को छोड़कर हमेशा के लिए समुद्र में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं किंग ऑरवैक्स के पास नहीं गई तो वो मुझे लेने के लिए इस बार बहुत बड़ी आर्मी भेजेगा, जिससे टॉम और आर्थर की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो उन दोनों की जान बचाने के लिए समुद्र में चली जाती है। इसके कुछ साल बाद हमें बोस्टन शहर में एक बहुत बड़े एक्वेरियम को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्कूली बच्चे उस एक्वेरियम को देखने के लिए आए थे। इन सब बच्चों में आर्थर भी होता है। आर्थर उन मछलियों से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ दो शरारती बच्चे आ जाते हैं और आर्थर को मारने लगते हैं। ये देख एक व्हेल मछली उस एक्वेरियम को तोड़ने लग जाती है, जिसे आर्थर शांत करवाता है। फिर वहाँ आर्थर की आंखें शेर जैसी हो जाती हैं, जिसे देख वहाँ सब डर जाते हैं। इसके बाद ये कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ में पानी के अंदर एक रशियन सबमरीन को दिखाया जाता है, जिसे कुछ समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में कर लिया था और उन्होंने कुछ क्रू मेंबर को मार डाला था। जो लोग बचे थे उन्होंने अपने आप को एक टॉर्पीडो में बंद कर लिया था। इन लुटेरों के हेड डेविड और उसके पिता होते हैं। तभी समुद्र में आर्थर आ जाता है, जो सबमरीन को उठाकर समुद्र के ऊपर ले आता है। फिर वो उस सबमरीन के अंदर चला जाता है। वो वहाँ जाते ही सभी लुटेरों की गैंग की छुट्टी कर देता है और सभी क्रू मेंबर को सही सलामत बाहर भेज देता है। फिर इस जगह पर डेविड और उसमें फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें आर्थर उसे बहुत मार रहा होता है। तभी डेविड के पिता आकर आर्थर पर एक RPG गन से हमला कर देते हैं, जिससे आर्थर बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी उसे इस हमले में कुछ नहीं होता, जिसे देख डेविड के पिता हैरान हो जाते हैं। वो उस पर दोबारा हमला करने वाले होते हैं, तभी आर्थर उन पर एक रोड फेंक कर मारता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर फाइट के बीच इस जगह पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और डेविड के पिता इस जगह पर फंस जाते हैं। डेविड आर्थर से मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। डेविड के पिता इस हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन डेविड इस जगह से बाहर भागने में कामयाब हो गया था। साथ ही आर्थर भी बाकी क्रू मेंबर को अपने साथ समुद्र से बाहर ले आता है। इसके बाद हमें आर्थर के पिता को दिखाया जाता है, जो आज भी किनारे पर खड़े होकर एटलाना का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि एटलाना ने जाते जाते उनसे यही मिलने के लिए कहा था। तभी यहाँ आर्थर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों मिलकर एक बार में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। तभी टीवी पर आर्थर के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे उसने एक रशियन सबमरीन में से कुछ क्रू मेंबर की जान बचाई है, लेकिन उनके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं होती और टीवी वालों ने ही उसका नाम एक्वामैन रख दिया था। इसके बाद बार में बैठे सभी लोग आर्थर के पास सेल्फी खिंचवाने लगते हैं, क्योंकि वो सब जानते थे ये काम आर्थर का है। उधर दूसरी तरफ समुद्र में हमें एटलाना और किंग ऑरवैक्स के बेटे ऑर्म को दिखाया जाता है, जो अब एटलांटिस का महाराज बन गया था। इनके साथ वोल्को भी होता है, जो इस सल्तनत का वजीर होता है। तभी यहाँ जीबल सल्तनत के राजा नीरस आ जाते हैं। इन्हें यहाँ ऑर्म ने बुलाया था। ऑर्म धरती पर युद्ध करने के लिए उनकी मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो धरती वालों को अपना दुश्मन नहीं समझते थे। फिर बादशाह नीरस उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें ओशियन मास्टर बनना
करना है। इसके लिए तुम्हें 7 सल्तनतों में से 4 को अपने में शामिल करना होगा, क्योंकि 2 सल्तनत मिट चुकी है और ट्रेंच सल्तनत पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही वो कहते हैं तुम एटलांटिस के अकेले वारिस नहीं हो और एक वारिस और है जो धरती पर है। वो अपनी बात कह रहे होते हैं तभी एक सबमरीन आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन ऑर्म उस सबमरीन को अपने ट्राइडेंट से बर्बाद कर देता है, जिससे वो सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है। अब इस हमले के कारण बादशाह नीरस भी तैयार हो जाते हैं धरती पर हमला करने के लिए। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो रात के समय समुद्र के ऊपर होता है और उसे मिलने वहाँ ऑर्म के आदमी आ जाते हैं। साथ ही ऑर्म भी अपनी टेक्निक से उससे बातें कर रहा था। ऑर्म कहता है तुमने अच्छा काम किया और उसे उसके बदले कुछ सिक्के भी दे देता है, लेकिन डेविड कहता है मुझे सिक्के नहीं एक्वामैन चाहिए। डेविड ऑर्म के लिए काम करता था और डेविड ने ही ऑर्म को वो सबमरीन दी थी ताकि बादशाह नीरस को लग सके कि ऊपरी दुनिया ने हम पर हमला किया है। दूसरी तरफ हमें एक बार फिर से आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ उस बार से बाहर जा रहा होता है। तभी जगह पर मेरा आ जाती है जो बादशाह नीरस की बेटी और ऑर्म की होने वाली मंगेतर होती है, लेकिन ये बात आर्थर को पता नहीं होती। वो यहाँ आकर आर्थर से एटलांटिस चलने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि ऑर्म जो तुम्हारा सौतेला भाई है और मेरे पिता दोनों मिलकर धरती पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वो और भी सल्तनत को अपने साथ जोड़ने के लिए निकल चुके हैं। इसलिए तुम्हें एटलांटिस जाके उन्हें रोकना होगा, क्योंकि तुम एटलाना की पहली औलाद हो, इसलिए उस तख्त पर पहला हक तुम्हारा है। लेकिन आर्थर को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है, क्योंकि आर्थर की माँ एटलाना को वहाँ के राजा ने मरने के लिए ट्रेंच के आके डाल दिया था, इसलिए वो एटलांटिस वालों से नफरत करता था। फिर भी मायरा कहती है कि मुझे वोल्को ने भेजा है, उन्हें पवित्र ट्राइडेंट का नक्शा मिल गया है जिससे तुम पूरे समुद्र पर राज कर सकते हो। ये सुनकर भी आर्थर मेरा के साथ नहीं जाता और अपने पिता को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी समुद्र में एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है जिससे सुनामी पैदा हो जाती है और उसकी चपेट में आर्थर और उसके पिता आ जाते हैं। आर्थर में तो कुछ शक्तियाँ मौजूद होती है इसलिए वो बच जाता है, लेकिन उसके पिता पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तभी अब मेरा आ जाती है और सही टाइम पर उसके पिता की जान बचा लेती है। वो आर्थर से कहती है ये सब ऑर्म ने किया है। इसके बाद आर्थर मायरा के साथ एटलांटिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मेरा की शिप से एटलांटिस की ओर चले जाते हैं। आर्थर एटलांटिस को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि जो उसने सोचा था उससे कई सुंदर एटलांटिस होता है। ये पानी की एक अलग ही दुनिया होती है और यहाँ आने के लिए भी परमिट की जरूरत पड़ती है जो मायरा के पास था, वरना उसके जहाज को उड़ा दिया जाता। फिर मायरा अपने शिप को एक खुफिया जगह पर ले जाती है जो एक लकड़ी के जहाज के अंदर था। फिर ये दोनों उतरकर उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पहले से ही वोल्को मौजूद होते हैं। आर्थर उन्हें पहले से जानता था और वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि एटलाना के जाने के बाद आर्थर को सारी लड़ने की ट्रेनिंग और समुद्र में कैसे तैरते हैं उसकी ट्रेनिंग वोल्को ने दी थी। वोल्को उसके गुरु होते हैं और वोल्को ने ही उसे उसकी माँ के बारे में बताया था कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर वोल्को आर्थर को ट्राइडेंट का मैप दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हें मिल गया तो तुम एटलांटिस और सभी सल्तनतों के बादशाह बन जाओगे। तभी आर्थर हंसकर कहता है ये मेरे पास है। तब वोल्को कहते हैं इस जैसा किसी के पास नहीं है, ये एटलांटिस के सबसे पहले राजा एटलान का है जो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। वोल्को उन्हें बताते हैं कि इस ट्राइडेंट को सबसे बेहतरीन कामगारों ने बनाया है, वो भी एटलांटिस के सबसे पहले राजा के लिए। फिर वो बताते हैं कि उस ट्राइडेंट में समुद्र को अपने वश में करने की ताकत है। फिर वोल्को उन्हें एटलांटिस की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं हजारों साल पहले जब एटलान का राज था तो ये सारी सल्तनत एक थी और उन सभी सल्तनतों पर एटलान का राज था और एटलान सल्तनत समुद्र के ऊपर थी। ये सल्तनत पूरी दुनिया में सबसे विकसित मानी जाती थी। वो बताते हैं जमाना खुशहाली और नई नई तकनीक का था, लेकिन एटलान राजा को और भी शक्ति की भूख थी, इसलिए उन्होंने अपने ट्राइडेंट को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एक मशीन में लगा दिया, जिससे उस मशीन में एक धमाका हुआ और पूरी एटलांटिस सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। साथ ही पूरा एटलांटिस शहर समुद्र में समा गया। जो इस तबाही में बच गया उन्होंने समुद्र में जीना सीख लिया और एटलांटिस की टेक्नोलॉजी की वजह से पानी के अंदर ही एटलांटिस शहर बसा लिया। इसके बाद बादशाह एटलान इन सब मौतों का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सजा देने के लिए तनाई की जिंदगी अपना ली और गुमनामी में चले गए। तब से वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता और आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। फिर वोल्को आर्थर को एक साई चीज दिखाते हैं जो किसी मशीन की चाबी लग रही थी। वो उसे बताते हैं कि ये उस ट्राइडेंट तक पहुंचने की चाबी है। वो उसे बता ही रहे होते हैं तभी यहाँ उन पर हमला हो जाता है। ये हमला ऑर्म के आदमियों ने किया था। फिर यहाँ आर्थर और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में मायरा और वोल्को दोनों ही हिस्सा नहीं लेते, साथ ही वो दोनों यहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो ऑर्म की नजरों में नहीं पड़ना चाहते थे। उधर फाइट में आर्थर ऑर्म के आदमियों पर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ सबको मार गिराता है, लेकिन बाद में ऑर्म के और भी ज्यादा ताकतवर आदमी
आ जाते हैं जो आर्थर को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ओर्म के सामने ले जाते हैं। जब ओर्म आर्थर को नाजायज कह के बुलाता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मारकर धरती पर हमला जरूर करेगा, तभी आर्थर गुस्से में आकर उसे फाइट का चैलेंज दे देता है। यही ओर्म चाहता था ताकि वो पूरे एटलांटिस वासियों के सामने उसे हरा सके और उसे राजा की गद्दी के लिए फिर कभी कोई चुनौती न दे सके। इसलिए ओर्म भी हाँ बोल देता है और उन दोनों में यहाँ यह भी तय होता है कि अगर आर्थर जीता तो धरती पर हमला नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। जब वोल्को आर्थर को बताते हैं ओर्म को कोई भी पानी में नहीं हरा सकता क्योंकि उसने पूरी जिंदगी पानी में ट्रेनिंग ली है ताकि फाइट में उसे कभी हार का सामना ना करना पड़े। फिर आर्थर कहता है आपने भी तो मुझे ट्रेनिंग दी है। इसके बाद आर्थर और ओर्म उस अखाड़े में चले जाते हैं। ओर्म उसे यहाँ से जाने का लास्ट मौका देता है लेकिन आर्थर यहाँ से जाने से मना कर देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों में काफी अच्छी फाइट चल रही होती है लेकिन हर बार ओर्म ही आर्थर पर भारी पड़ रहा होता है। उनकी फाइट काफी देर तक चलती है लेकिन लास्ट में ओर्म आर्थर के ट्राइडेंट को तोड़ देता है जिसे देखकर आर्थर भी हैरान हो जाता है। तभी यहाँ फाइट देख रही मीरा समझ जाती है कि अब आर्थर हारने वाला है और उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए अपना शिप लेकर यहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ यहाँ से भगा ले जाती है। तभी उसकी शिप के पीछे ओर्म और यहाँ की आर्मी पड़ जाती है। तभी ओर्म अपनी शिप से उनके शिप पर हमला कर देता है जिससे उनकी शिप एक ज्वालामुखी में जाकर गिर जाती है, लेकिन गिरने से पहले ही वो दोनों उस शिप से बाहर निकल जाते हैं। फिर आर्थर अपनी शक्ति से पास खड़ी वेल मछली का मुंह खुलवा देता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वो वेल मछली अपना मुंह बंद कर लेती है। इसके बाद इस ज्वालामुखी के पास ओर्म आ जाता है जो मायरा के शिप को ज्वालामुखी में गिरते हुए देख लेता है। उसे लगता है वो दोनों अब नहीं रहे। फिर ये दोनों उस वेल मछली के मुंह से निकलकर एक एरोप्लेन से अफ्रीका के सारा रेगिस्तान में आ जाते हैं और उस रेगिस्तान में उस जगह को ढूंढने में लग जाते हैं जहाँ वो ट्राइडेंट बनाया गया था। फिर ये दोनों उस जगह को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में गिर जाते हैं जहाँ इन्हें हथियारों का कारखाना मिलता है और वो वही जगह होती है जहाँ ट्राइडेंट बनाया गया था। इसके बाद इस जगह पर मायरा उस चाबी को एक मशीन में लगा देती है लेकिन वो चालू नहीं होती क्योंकि वो चाबी सूखकर जाम हो गई थी। तब मायरा अपने जादू से आर्थर की बॉडी से एक बूंद पानी निकाल लेती है और उस पानी की बूंद को उस चाबी के ऊपर डाल देती है जिससे वो मशीन चालू हो जाती है और सामने हमें एटलान जो यहाँ के पहले किंग थे उनकी परछाई दिखाई देने लगती है। वो एक पहेली बोलते हैं और कहते हैं जो इस पहेली को सोल्व करेगा वो ही उन तक पहुँच पाएगा। साथ ही वहाँ पर उन दोनों को एक बोतल भी मिलती है जिसके अंदर ट्राइडेंट तक पहुँचने का मैप होता है। दूसरी तरफ समुद्र में ये दोनों जिंदा हैं और कहाँ पर हैं ये बात ओर्म को पता चल जाती है और वो इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर अपने आदमियों को दे देता है। लेकिन वह बादशाह नीरज भी खड़े होते हैं और वो ओर्म से कहते हैं मेरा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मुझे सही सलामत वापस चाहिए वरना हमारा साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओर्म फिर अपने आदमियों को बस उन्हें पकड़ने का हुक्म दे देता है जो एक नकली हुक्म होता है। इसके बाद उसके आदमी हिंद महासागर में डेविड से मिलते हैं। वो उसे एटलांटिस के कुछ हथियार भी देते हैं ताकि वो आर्थर और मीरा को खत्म कर सके क्योंकि ओर्म के ऊपर बादशाह नीरज की बंदिश थी, इसलिए ये काम वो डेविड से करवा रहा था और वो उसे अपने कुछ आदमी भी दे देता है। उधर वो दोनों रेगिस्तान से निकलकर इटली चले जाते हैं। मेरा पहली बार बाहर की दुनिया देख रही होती है जो उसे बड़ी ही खूबसूरत लगती है। फिर ये दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ इन्हें आगे का सुराग मिलने वाला था। तभी वहाँ आर्थर को दूसरा क्लू भी मिल जाता है। वो क्लू दो आइलैंडों के बीच में था। ये दोनों उसे देख ही रहे होते हैं तभी डेविड और ओर्म के आदमी आकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। फिर यहाँ डेविड और आर्थर में फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होती है क्योंकि डेविड ने एटलांटिस हथियारों से अपने लिए एक सूट बना लिया था और उस सूट में वो आर्थर से भी ज्यादा ताकतवर बन गया था, इसलिए वो आर्थर पर भारी पड़ रहा होता है और वो आर्थर को बहुत बुरी तरीके से घायल करने में कामयाब हो जाता है। उधर मायरा ओर्म के आदमियों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी वो भागते भागते एक वाइन शॉप के अंदर जाकर गिर जाती है। इसके बाद वो उठकर अपने जादू से उन वाइन की बोतलों को ओर्म के आदमियों पर देकर मारती है जिससे वो वहीं ढेर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थर भी पिटते पिटते थक गया था, इसलिए अब वो रहम करने के मूड में नहीं था। इसके बाद वो डेविड को बहुत मारता है और उसके ऊपर एक जंजीर फेंक देता है जो जाकर उसके गले में फंस जाती है जिससे वो सीधा समुद्र में जाकर गिरता है। फाइट खत्म होने के बाद आर्थर जमीन पर गिरने लगता है क्योंकि वो फाइट के दौरान बहुत घायल हो गया था। तभी हम मायरा आ जाती है जो उसे संभालती है। तब वो मायरा से कहता है कि वो तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। इतना कहकर आर्थर बेहोश हो जाता है। फिर मायरा अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को तोड़ देती है क्योंकि उसी से ही ओर्म उसे ट्रैक कर रहा था। उधर समुद्र में ओर्म और बादशाह नीरज दोनों फिशरमैन की सल्तनत में पहुंच जाते हैं जहाँ के महाराज रिकाऊ होते हैं। यहाँ आकर ओर्म उन्हें अपने साथ आने को कहता है और उन्हें धरती पर हमला करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर ओर्म को गुस्सा आ जाता है और वो महाराज रिकाऊ
पर हमला कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर और महारानी रीना और उनकी प्रिंसेस को भी मारने की धमकी देता है। वो डर जाते हैं, इसलिए वो ऑर्म का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब ऑर्म के पास एटलांटिस, जेबिल और फिशरमैन तीनों की सेनाएं होती हैं, इसलिए अब ये सब ब्रिन सल्तनत की ओर चल देते हैं। उधर दूसरी तरफ एक बार फिर हमें आर्थर और मैरा को दिखाया जाता है, जो एक बोट पर होते हैं। इनके आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला था, क्योंकि अब ये ट्रेंच सल्तनत की ओर बढ़ रहे थे और उसी को पार करके इन्हें इस समुद्र का आखिरी छोर मिलने वाला था, जहाँ ट्राइडेंट रखा हुआ था। फिर मेरा आर्थर को इस जगह के बारे में बताती है कि आज तक जो भी यहाँ आया है वो कभी वापस नहीं लौटा है, क्योंकि ट्रेंच सल्तनत को आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया है। इसके बाद ये दोनों रात के समय तक वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं, इन दोनों पर ट्रेंच के राक्षस हमला कर देते हैं। ये दोनों एक एक करके उन राक्षसों को मार रहे होते हैं, लेकिन वो इनकी पूरी बोट को घेर लेते हैं। तभी ये दोनों उस बोट में से रोशनी करने वाली छड़ें ले लेते हैं, जिनके जलते ही वो सारे राक्षस पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में रहने की आदत थी। उजाला उन्हें बर्दाश्त नहीं था। फिर ये दोनों उन छड़ों से रोशनी करते हुए पानी में कूद जाते हैं, जहाँ इनके पीछे लाखों ट्रेंच राक्षस पड़ जाते हैं, लेकिन वो सब रोशनी को देखकर अलग होते जाते हैं। फिर ये दोनों समुद्र की गहराई में जाकर एक बवंडर की ओर चल देते हैं, जिसके अंदर जाते ही ये दोनों एक छुपे हुए समुद्र में जाकर गिरते हैं। इन सब में मायरा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कोई आकर मायरा को उस समुद्र से बाहर ले आता है। जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो वो और कोई नहीं, क्वीन एटलाना होती है। तभी आर्थर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो अपनी माँ को देखकर हैरान और बहुत खुश होता है। फिर आर्थर की माँ उन दोनों को बताती है कि मैं यहाँ 20 साल पहले आई थी, तभी से यही हूँ। मैं यहाँ उस ट्रेंच सल्तनत से तो बच गई, लेकिन कभी दोबारा यहाँ से निकल ना सकी। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है ट्राइडेंट। फिर वो बताती है ट्राइडेंट उस झरने के पीछे है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम कैरेथन है, जो किसी को भी उस ट्राइडेंट तक पहुँचने नहीं देता। मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम ही रही हूँ। फिर वो आर्थर से कहती है ये काम कोई बादशाह ही कर सकता है, और तुम एक शाही खून हो और तुम ही हो जो उस राक्षस को हराकर ट्राइडेंट को हासिल कर सकता है। ये सुनकर आर्थर उस झरने के पीछे चला जाता है, जहाँ आर्थर को एक गुफा मिलती है और उस गुफा में सामने की ओर आर्थर को ट्राइडेंट दिख रहा होता है, जो किंग एटलान ने पकड़ा हुआ था। आर्थर को यहाँ कोई भी राक्षस नहीं दिखता, इसलिए वो सीधा उस ट्राइडेंट को लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है, तभी यहाँ कैरेथन आकर आर्थर पर हमला कर देता है। कैरेथन ऑक्टोपस और डायनासोर से मिला एक जीव होता है, जिसके ऑक्टोपस की तरह बहुत सारे हाथ होते हैं। साथ ही वो आर्थर को बहुत मारता है और उसे बहुत बुरा भला कह रहा होता है। ये बात आर्थर सुन लेता है और अपनी पावर से उससे बात करने लगता है, क्योंकि बचपन से ही आर्थर मछलियों से बात कर लेता था और आज भी वो ऐसा ही करता है। ये देख कैरेथन हैरान हो जाता है। फिर वो इससे कहता है तुम दूसरे इंसान हो जो मेरी आवाज सुन सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। फिर वो आर्थर से कहता है अगर तुम ट्राइडेंट ले सको तो ले लो, क्योंकि आज तक उनके हाथ से कोई भी उस ट्राइडेंट को नहीं ले पाया है। फिर आर्थर जाकर उस ट्राइडेंट को ले लेता है और उसके अंदर किंग एटलान की भी पावर आ जाती है। इसके बाद वो ट्राइडेंट को लेकर इस झरने से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एटलान और मैरा बहुत खुश होती है। उधर दूसरी तरफ ऑर्म, बादशाह नीरस और फिशरमैन सल्तनत की प्रिंसेस तीनों मिलकर ब्रिन सल्तनत पर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ एक बहुत जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें ऑर्म और बादशाह नीरस की सेनाएं ब्रिन की सेनाओं पर भारी पड़ रही होती है। फाइट के बीच में ऑर्म ब्रिन के राजा का हाथ काट देता है और उन्हें मारने वाला होता है। तभी जगह पर आर्थर आ जाता है, जो ब्रिन के राजा की जान बचा लेता है। वो कैरेथन मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा होता है। उसने कैरेथन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर वो ऑर्म और नीरस की सेनाओं पर टूट पड़ता है, जिससे चारों तरफ तबाही मचनी शुरू हो जाती है। साथ ही ट्राइडेंट की वजह से वो ट्रेंच राक्षसों का सरदार भी बन गया था, इसलिए वो इस युद्ध में ट्रेंच की पूरी आर्मी उतार देता है, जिससे ये युद्ध और भी भयानक हो जाता है और चारों तरफ लाशों के ढेर लगने लगते हैं। ये देख मायरा आर्थर के पास आ जाती है और उसे ये युद्ध रोकने को कहती है। फिर वो आर्थर से कहती है तुम ऑर्म को चुनौती दो, वो भी खुली हवा में, और उसे हरा दो। ये युद्ध अपने आप रुक जाएगा। फिर आर्थर ऐसा ही करता है और ऑर्म को अपने पीछे पीछे समुद्र के ऊपर ले आता है। फिर सारे समुद्रवासी समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद इस जगह पर आर्थर और ऑर्म में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें आर्थर अपने ट्राइडेंट से उसके ट्राइडेंट के कई टुकड़े कर देता है और उसे हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी इस जगह पर एटलाना आ जाती है, जिन्हें देख ऑर्म हैरान हो जाता है। फिर ऑर्म की आर्मी आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ से ले जाती है, क्योंकि आर्थर ने ऑर्म को हरा दिया था, इसलिए अब वो एटलांटिस का राजा बन गया था। साथ ही अब उसके हाथ में ट्राइडेंट होता है, तो अब वो ओशियन मास्टर भी बन गया था, इसलिए अब ये सारी आर्मी उसी की होती है। उधर धरती पर आर्थर के पिता यानी टॉम करी अपने लाइट हाउस के पास खड़े होते हैं। तभी
यहाँ किनारे पर उन्हें एटलाना दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होते हैं। साथ ही एटलाना भी उन्हें देखकर खुश होती है, क्योंकि ये दोनों 20 साल बाद मिल रहे थे। इसके बाद हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डेविड को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर सिन समुद्र से निकालकर अपने घर ले आए थे। तभी यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको बताना है, अगर समुद्रवासी यानी ओर्म और नीरस की आर्मी धरती पर हमला कर देती तो क्या वंडर वुमन और सुपरमैन शांत बैठते? ये पानी की दुनिया के लोग सुपरमैन का मुकाबला कर पाते? क्योंकि अब तो सुपरमैन जिंदा हो गया था। साथ ही दोस्तों, ओर्म आर्थर को तो हरा सकता है, लेकिन क्या वो सुपरमैन को भी हरा सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।